मेस में बैठे हुए थे तो कोई गेस्ट आया दिल्ली से, कारगिल के आसपास की बात है, तो उसने बोला यार म्यूचुअल फंड में मैंने लगाए और मेरे बन के पिछले साल बड़ा अच्छा रहा। हम अलवर में आए तो मेरे 1-2 लाख रुपए हो गए थे और उसमें से तकरीबन 1-1.25 लाख रुपए तो फादर को दे दिए। एक मैंने म्यूजिक सिस्टम ले लिया, उस टाइम पे 32,000 रुपए का म्यूजिक सिस्टम आया था। अगर मैंने कहीं भी लगाया होता आज, हो सकता है वो 4-5 करोड़ रुपए तो नॉर्मली हो गया होता। ओके, एंड आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कैसे सीखा? एक पान वाले को पैसे दिए हुए थे तो वहाँ से वो रोज 50 पैसे हमें छुट्टे देता था। तो उसमें 20 पैसे जाने में लगते थे, 20 पैसे आने में लगते थे और 10 पैसे का हमारे पास लिबर्टी होता था कि उसका हम कुछ भी कर लें। आपकी कोई और फाइनेंशियल गोल्स है इन फ्यूचर? देखो, टेक्निकली तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड बाय फिनविजन। एंड आज का एपिसोड जो हमारे प्रीवियस वीडियोस है उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। एंड आज के एपिसोड में बेसिकली मैं अपने पापा से उनकी फाइनेंशियल जर्नी, बेसिकली पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसी साथ मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि मैं उनसे कुछ ऐसी चीज़ों पे डिस्कस कर सकूँ जो हम डेली लाइफ में डिस्कस नहीं कर पाते। तो वेलकम पापा, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू एंड ऑलवेज एक्साइटेड। ऑलवेज एक्साइटेड, ग्रेट। सबसे पहला जो मेरा जो क्वेश्चन है, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल एज फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में साउंड कब बने, मतलब कैसे बने, उसकी जर्नी थोड़ा शेयर करो। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हम आज के दिन तो हमें टेक्निकल डेफिनेशन पता है। पहले तो फाइनेंशियल फ्रीडम यही होती थी कि भाई जो पैसा खर्च करने के लिए है किसी के पास मांगना ना पड़े। कि जब हम बचपन में थे तो हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन घर की ठीक ही थी, इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन फालतू पैसे तो थे नहीं, तो भाई मांगने ना पड़े, जितने हमें चाहिए वो हो जाए, तो दैट यूज्ड टू साउंड ऐसे फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। और जहाँ तक कॉन्सेप्ट्स की बात है, जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स थे, तो हमने वो बचपन में ही हमें इनवाइव कर दिए गए। मैंने जो सीखा है वो सीखा है जब हम शुरू में स्कूल जाते थे। गांव से अराउंड 22 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो बस में जाते थे। तो बस में जाने के लिए स्टिल रिमेंबर, छोटे छोटे थे हम, तो दादाजी ने क्या किया था, एक पान वाले को पैसे दिए हुए थे तो वहाँ से वो रोज 50 पैसे हमें छुट्टे देता था। तो उसमें 20 पैसे जाने में लगते थे, 20 पैसे आने में लगते थे और 10 पैसे का हमारे पास लिबर्टी होता था कि उसका हम कुछ भी कर लें। तो कभी तो उसका कुछ खा लेते थे, कभी उसको भी किसी भी उस टाइम पे गेम खरीदने के लिए, जैसे कंचे होते थे या कुछ टॉय खरीदना होता तो उसके लिए वो 10-10 पैसे इकट्ठे कर लेते थे। ठीक है, तो वो था। उसके बाद में फादर क्या करते थे, पता नहीं उनका क्या कॉन्सेप्ट था, कि जब हमें पूरे साल में स्टेशनरी या बुक्स चाहिए तो उन्होंने एक दुकान इंडिकेट की हुई थी। वहाँ पे हमें बजट दिया होता था, भाई साल में 300 रुपये का तो किताब कॉपी कुछ भी खरीद लेना। तो वो कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से आए। और जब हम बचपन में देखते थे, ज़्यादा तो जानकारी नहीं थी, एक बैंक में फादर जो है आरडी करते थे, जो कि आज के दिन रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो उसमें फादर वीकली जो है 5-5 रुपए हमारे नाम से जमा करते थे। तो बैंक वाला हर सैटरडे या संडे को घर आता था और 5 रुपए लेके जाता था। तो तब तो समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हमें बचपन में सिखाए गए, प्रोबब्ली हम तो 4th, 5th या 6th में भी नहीं होंगे तब तक ही हमने ये एक तो गोल प्लानिंग सीख लिया, अपने गोल के लिए बचाना, वो 10-10 पैसे वाला। ठीक है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी और रेगुलर इन्वेस्टमेंट सीखा, जो फादर 5-5 रुपए से बैंक में जमा करते थे। बजटिंग सीख लिया हमने, क्योंकि पूरे साल में अगर हम नोटबुक ज़्यादा ले लेते थे तो मिलती नहीं थी बाकी, क्योंकि वो टॉफी भी रखते थे ना वो दुकान वाले। तो कॉफी पेन में सारे पैसे खर्च कर दिए तो हम टॉफी शॉफी नहीं ले पाते थे, बिस्किट नहीं ले पाते थे। तो वहीं से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े अच्छी तरह हमारे पेरेंट्स ने वहाँ से सिखाया। ओके, एंड आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कैसे सीखा, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे पता चला कि फाइनेंशियल फ्रीडम करके भी कुछ चीज़ होती है? फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने बताया ना, उस टाइम पे तो होता था कि भाई जो डेली खर्चे के मिल जाएं, 1 महीने के पैसे मिल जाएं तो फाइनेंशियल फ्रीडम है। लेकिन वो बाद में जैसे ही बड़े होते रहे, तो भाई 1 महीना नहीं है, लाइफ तो अगले 50-60 साल और चलनी है। तो 50-60 साल तक का जो अमाउंट आ जाए मेरे पास, तब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम बोले। ओके। तो आज के दिन जैसे इसकी एक डेफिनेशन भी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, FIRE बोलते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। तो उसका कॉन्सेप्ट है कि भैया आपके पास 25 साल का आपका जो एक्सपेंसेस है, वो जो आपका घर करने के लिए पैसे, वो आपका होना चाहिए। तो आज के दिन अगर मेरा घर 20 लाख रुपए में चलता है पूरे साल में, तो मेरे पास 20 × 25
5 करोड़ रुपए डिस्पोजेबल फाइनेंशियल एसेट्स में होने चाहिए। Okay. तो ये कॉन्सेप्ट तो काफ़ी लेट सीखा है, लाइक बोले तो 2010 के बाद में इसके बारे में सोचा। पहले तो ये होता था कि साल 6 महीने के पैसे ही सोचो फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, तो जैसे आपने अभी अपना शेयर किया कि आपका चाइल्डहुड में आप कैसे फाइनेंशियली साउंड थोड़े बने थे, तो आपने जब आर्मी में कमीशन हुए थे एज अ ऑफिसर, तो आपने इनिशियल स्टेजेस में आपने मैनेज कैसे किया था फाइनेंशियल गोल्स को एज वेल एज फाइनेंसेस को? तो इनिशियल स्टेजेस की बात करें तो जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की बात चल रही थी, जैसे ही हमारी आर्मी में हम सेलेक्ट हुए थे, हाँ, तो उस टाइम पे पता लगा कि आर्मी ऑफिसर को जैसे ही आप कमीशन हो गए 6,000 के करीब पे मिलेगी। ठीक है। तो 6,000 लगता था कि भाई 6,000 मिलने लग जाएंगे तो आई एम बेटर देन ऑल दी पीयर्स, तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। जैसे ही फौज में आए तो चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं। तो एक बैंक अकाउंट खुल गया, बैंक में पैसे आते थे। ठीक है। तो किसने बोला भी DSOP में इन्वेस्ट करना है, इतना तो मिनिमम करना है, तो उतना आई थिंक 1,000 रुपए होते थे, कुछ होते थे, तो वो हमने मिनिमम वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो कुछ तो गाइडेड हो गए हम। हाँ। तो उसके बाद में बाकी जो बचे इनिशियली खर्च होते रहे। हाँ। फिर थोड़े दिन बाद रियलाइज हुआ यार साल 6 महीने हो गए, खर्च में तो ऐसे ही होते जा रहे हैं। हाँ। हालांकि खर्च कम होते थे क्योंकि हम फील्ड में पोस्टेड होते थे, तो वापस आते थे तो तभी खर्च होते थे ज़्यादा। फील्ड में तो 1,500 में काम चल जाता था। हाँ। तो लेकिन समहाउ माइंड में था, क्योंकि पेरेंट्स भी थोड़ा गाइड करते रहते थे। पेरेंट्स ने क्या किया था कि जैसे ही हम कमाने लगे, या उससे पहले भी क्या था हमारे सबके घर में, एंड आई एम श्योर जब दादाजी के पास आप जाते हो वो भी आपको ऐसे ही हिंट देते हैं। हाँ। तो हमें इम्बाइब कर दिया गया था कि भैया नौकरी तुम्हारी लगी है, ये बाकी जिम्मेवारियां भी है तुम्हारी। हाँ। उस टाइम पे जिम्मेवारी थी कि छोटे भाई को पढ़ाना, हाँ। सिस्टर की मैरिज है वो, हाँ। और जो हमारी जमीन जायदाद है वो उसको भी थोड़ा सा बेटर करना है जिससे कि गाँव में इज्जत बनी रहे। हाँ। तो ऐसे इम्बाइब करा गया। तो इसके लिए हमने बोला भी सेविंग करो। ओके। तो कुछ DSOP में जाता था। हाँ। तो उसके बाद में हम पे कमीशन आ गया। हाँ। 1998 बिगनिंग में पैसे आने लग गए। हाँ। तो भरोसा नहीं होगा कि हमारी पे जो है 6-7 हज़ार से सीधी 9,000 के करीब हुई थी। ओके। और मेरा पहला DSOP सब्सक्रिप्शन आई थिंक जनवरी या फरवरी 1998 में मैंने अपना DSOP सब्सक्रिप्शन ही 8,250 कर दिया। हाँ। 8,250 पर मंथ। हाँ। मेरे CEO को पता लगा कि भाई इतना सारा DSOP सब्सक्रिप्शन दे रहा है, क्योंकि CEO से साइन होके जाते थे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला तू खाएगा क्या? तो मेरा जवाब सिंपल था कि सर पोस्ट में रहते हैं, 500-700 रुपए में काम चल जाता है। तो अगर 6 महीने में छुट्टी जाऊंगा तो घर कम से कम 50,000 रुपए लेके जाऊंगा। साल में जाऊंगा तो 1 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने DSOP में सेव किया। और देखते देखते साल भर में मेरा 2 लाख के करीब DSOP हो गया था। तो वहां से मैंने ये सीखा सेव करना। ओके। लेकिन जब पी स्टेशन में आए, वहां से हम अलवर आए थे। हाँ। तो अलवर में ऐसे ही मेस में बैठे हुए थे। तो कोई गेस्ट आया दिल्ली से, आज मुझे नाम तो पता नहीं है। हाँ। कारगिल के आसपास की बात है, कारगिल वार जब चल रहा था। तो उसने बोला यार म्यूचुअल फंड में मैंने लगाए। हाँ। और मेरे 20-22% रिटर्न बन गए पिछले साल, बड़ा अच्छा रहा। हाँ। तो तब हमने म्यूचुअल फंड का नाम सुना। ओके। एंड उसके बाद में हमने गूगल तो होता नहीं था। हाँ। कोशिश करी 2-4 से पूछने की। हाँ। तो ज़्यादा हिंट नहीं मिली। वहाँ से हमने म्यूचुअल फंड के बारे में क्यूरियोसिटी सीखी। ओके। एंड थोड़े दिन बाद पता लगा कि स्टॉक्स भी कुछ होते हैं, क्योंकि हर्षद मेहता एंड ऑल की कहानियाँ तो पढ़ते रहते थे हम। तो क्यूरियोसिटी बनती रही। हालांकि उसमें उस टाइम पे कोई वेरिएबल्स नहीं थे, स्टॉक्स कैसे खरीदा जाता है, क्या होता है। हाँ। बट हाँ, क्यूरियोसिटी तो आने लगी थी। ओके। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, तो फादर जो है गांव में जाते थे तो ज़मीन की बात होती थी, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन का ही इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बाकी मार्केट को तो बोलते हैं तो जुए का अड्डा है या सट्टा बाजार है। हाँ। तो जो भी पैसे इकट्ठे होते थे DSOP में मैं इकट्ठे करता था। हाँ। और उसको साल 2 साल में निकाल के फादर को दे देते थे। फादर ज़मीन ले लिया करते थे। तो हमने भी थोड़ा बहुत, फादर ज़मीन तो महंगी आती थी। हाँ। पर धीरे छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन हमें भी लगा रहता था और हम भी मोटिवेटेड रहते थे। थोड़ा अटैचमेंट आता था और ज़मीन खरीदते गए शुरू में। ओके। तो आपने मतलब ऐसे सीखा अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड सेविंग्स करना। ओके।
सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड सेविंग्स ये सब करना स्टार्ट किया तो आपके कुछ रिग्रेट्स भी होंगे कि जहाँ पे आपने जो गलतियाँ करी है, कुछ जो आपको दोहरानी नहीं चाहिए थी, है ना, वो क्या थी? क्योंकि ऑलवेज तो आपने सही डिसीजंस नहीं लिए होंगे। बिल्कुल। तो वो कुछ गलतियाँ जिनसे आज भी आपको दुख होता है कि वो मेरे को नहीं लेनी चाहिए थी और मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो क्या थी? देखो, वो गलतियाँ हर स्टेज पे होती हैं। और हमने भी हर एसेट क्लास में, इन्वेस्टमेंट में भी गलती की है। हाँ। तो वही मैंने बताया ना कि जब तक हम अलवर में आए तो मेरे 1-2 लाख रुपए हो गए थे। हाँ। तो मैंने उसमें से निकाले और उसमें से तकरीबन 1-1.25 लाख रुपए तो फादर को दे दिए। हाँ। DSOP वो करके। हाँ। और एक मैंने म्यूजिक सिस्टम ले लिया। उस टाइम पे 32,000 रुपए का म्यूजिक सिस्टम आया था। हाँ। अगर मैंने कहीं भी लगाया होता आज, हो सकता है वो 4-5 करोड़ रुपए तो नॉर्मली हो गया होता। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना था। हाँ। और अगर मेरे पास वो होती, अपॉर्चुनिटी होती तो मैं इन्वेस्ट कर लेता। और उसके बाद भी हाँ, मैं बताता हूँ सारे एसेट्स का। हमने एक्सपेंडेबल एसेट है जैसे म्यूजिक सिस्टम, मैंने 32 गाने भी नहीं सुने होंगे शायद उसमें। हाँ। लेकिन CD सिस्टम आता था, वो लिया था। हाँ। वो एक बैड इन्वेस्टमेंट था। हाँ। दूसरा था कि मैंने इनिशियली, उसके बाद में हम आर्मी एविएशन के लिए अप्लाई किया। ठीक है। तो आर्मी एविएशन में एक्स्ट्रा फ्लाइंग पे मिलती थी, शायद उस टाइम 1400 रुपये होती थी। हाँ। तो एक्स्ट्रा आने लगी तो उसका एक सेविंग प्लान जरूर बनाया था कि इसको मैं जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में है, हाँ, इस पैसे को कम से कम मैं उधर डाइवर्ट करूंगा। ओके। और उसके बाद में 2001 में वो मिलना भी शुरू हो गया था। हाँ। तो मैंने वहाँ पे स्टॉक्स में भी लगाए और म्यूचुअल फंड में भी लगाए उस टाइम पे। ओके। लगाते लगाते काफ़ी हो गया। हाँ। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स बने थे एंड स्टॉक्स में भी बने। अभी मैं आपको स्टॉक्स का एक एग्जांपल दूं कि एक इंडिया बुल्स स्टॉक्स था। हाँ। इनिशियली जब 2004 के आसपास में छुट्टी आया था तो उसके बड़े बड़े एड्स लगे हुए थे। बोला ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है, नाम भी इंडिया बुल्स है। हाँ। तो वापस गया। हाँ। सियाचिन में था मैं उस टाइम पे। हाँ। तो तब तक मैंने डीमैट अकाउंट खोल लिया था। हाँ। तो जब उसका स्टॉक खरीदा तो मैंने 30 रुपए से खरीदना स्टार्ट हुआ, 30 या 35 होगा। हाँ। और मैंने ज़्यादातर पैसे उसमें लगाने शुरू कर दिए। हाँ। और वो लगाते लगाते काफ़ी बढ़ गए। हाँ। जब बढ़ के वो 120 तक हो गया विद इन नो टाइम। हाँ। नो टाइम बोलूँ तो कुछ एक महीने में ही। हाँ। और उसके बाद में टेम्पटेशन आई, उसको निकालने का इच्छा करी। हाँ। तो जैसे ही हमने निकालने का वो बनाया, हाँ, वो लोअर सर्किट हिट करना शुरू कर दिया उसने। ओके। तो वो बिकते बिकते हम रोज सुबह फ्लाइंग करके आ जाते थे ग्लेशियर में 9 साढ़े 9 बजे। आई थिंक 9:55 पे एक्सचेंज खुलती थी उस टाइम। तो उसमें बैठ जाते थे, ऑर्डर डाल देते थे कि हो सकता है कल लेट हो गए, हम आज डालेंगे। हाँ। और तो ये हमने 8-10 दिन ट्राई किया। हाँ। लेकिन वो हर दिन लोअर सर्किट पे हमारा बिका ही नहीं। ओके। एक दिन वो फाइनली आई थिंक 80 या 78 के करीब, 120 से 78 तक आते आते बिक गया। हाँ। तो हम बड़ी तसल्ली मिली। हाँ। कि वो बिक गया। हाँ। बाद में पता लगा कि वो शेयर 1200-1300 भी गया। हाँ। बाय द वे 1200-1300 से वापस अभी 100-150 पे आ गया है। हाँ। तो अभी ग्रेट नहीं है। तो उस टाइम पे वो निकाला। हाँ। तो उसने हमें एक सबक दिया कि भाई स्टॉक्स में हम पैसे बढ़ तो सकते हैं। एग्जैक्टली। एक तो प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ। क्योंकि किसी ने तो 120 में भी खरीदा होगा जब वो 78 का हो गया विद इन 2 डेज। लेकिन इसको आप किसी गोल के साथ अटैच नहीं कर सकते। क्योंकि जब मुझे पैसे चाहिए थे तब मैं बेच नहीं पा रहा। हाँ। तो ये एक प्रॉब्लम स्टॉक्स में रहती है। ओके। दूसरा म्यूचुअल फंड का नाम सुना था तो बिल्कुल हमने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। हाँ। तो हमने एक रिलायंस ग्रोथ फंड होता था। हाँ। वो लिया। हाँ। और 4-5 साल तक वो रखा। आई स्टिल रिमेम्बर तब उसकी NAV 50 या 52 रुपए की थी। हाँ। और मैंने वो गेन्स में ही बेचा था। ओके। आज तक मैं अगर उसको रखता, हाँ, तो पता है NAV कितनी, आई थिंक ये बात है हमने स्टाफ पॉलिसी से थोड़े दिन पहले की बात है। हाँ। 2005-06 की होगी। आज उसकी NAV आई थिंक 4100 रुपये है। ओके। 50 रुपये बढ़ के कितने 20 साल ही हुए होंगे। हाँ। हुए नहीं 20 भी। 50 रुपये से 4100 मतलब कि 80 टाइम्स। हाँ। वो बढ़ गया होता। हाँ। तो वो एक रिग्रेट है। दूसरा है मैंने DSOP से पैसे निकाले थे जब मार्केट में रिटर्न्स आने लगे। हाँ। तो मैंने और पैसे निकाले। दैट वाज समवेयर जब आपका बर्थ हुआ था। हाँ। तब मैंने आई थिंक 1-1.5 लाख रुपए DSOP से निकाले। हाँ। और उसको मार्केट में लगाया। हाँ। इनिशियली स्टॉक्स में लगाया, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लगाने की किया। तो वहाँ पे भी हालांकि मेरे गेन्स रहे। हाँ। लेकिन लर्निंग्स मिली कि भाई ये पैसे कमाने का जरिया नहीं है। ओके। तो ये सब एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे बुरे दोनों हैं।
हाँ। लेकिन भगवान ने और परिस्थितियों ने लेसन सिखाए हैं। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन तो ये था कि जैसे आपने आर्मी ऑफिसर से सिविल लाइन पे आए थे, तो आई नो ये काफ़ी चैलेंजिंग मोमेंट तो होता ही है, बट आपने अपने फाइनेंसेस को कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराई थी इस केस में, कि कैसे स्टेबल रहे, मेरे को दिक्कत ना आए कि मैं जब स्विच कर रहा हूँ, है ना? तो आपने इसका कैसे प्रिपरेशन किया था, और कुछ प्रिपरेशन वाला फेस थोड़ा बता सकते हो? जैसे मैंने बताया कि सन 98 से म्यूचुअल फंड सुनना शुरू किया। हाँ। फाइनेंस की तरफ लगान तो था। हाँ। और लकीली अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा कि मैंने अपने गोल्स की तरफ इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया था। हाँ। जैसे कि लोग ट्रेडिशनली जिससे भी बात करते थे वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदते थे या इंश्योरेंस लिंक्ड चिल्ड्रन प्लान खरीदते थे। हाँ। लेकिन मैं तो, जैसे तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे एजुकेशन गोल्स के लिए भी मैंने तो छोटे छोटे म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, जो आपके पास अभी एक्सेस है, तो आपको कई सारे पैसे दिखते हैं उसमें। हाँ। तो वो किए। दूसरा, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया कि जब मैं फौज से सर्व कर रहा हूँ अभी, तो अभी मैं सर्विस तो केवल 10 साल और कर सकता हूँ। तब मैं 44 साल का था। 54 साल में तो रिटायर हो जाएंगे। हालांकि पोस्टिंग अच्छी थी और लाइफ भी अच्छी चल रही थी, माहौल भी अच्छा था, लेकिन मैंने बोला कि ये तो 10 साल से ऊपर तो ये नौकरी चलेगी नहीं। तो 10 साल के बाद तो मेरी लाइफ खत्म नहीं होगी, क्योंकि लाइफ तो चलेगी 80-90 साल तक। तो मैंने एक कैलकुलेशन किया कि मैंने पहली नौकरी के लिए 20-22 साल मेहनत करी, और मुझे ये नौकरी मिली जो 20 साल तक मुझे ले आई, और अभी पेंशनेबल हो गया है। और 10 साल और चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि जो मुझे अगले 40 साल तक वो काम ले जाए मुझे, क्योंकि 55 के बाद में घर तो नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो एक ऑप्शन है कि गांव में जाके खेती करो, तो कर तो सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि पूरा अब तक तो साहब था और अब आके हल चला रहा है या खेती कर रहा है। तो थोड़ा लगा कि भाई वो तो नहीं, फॉल बैक ऑप्शन वो तो नहीं है। लकीली एक घर ले लिया था तब तक। तो हमने बोला, कैलकुलेशन किया कि जितना हम फौज में अर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी नौकरी है, लेकिन जो मेरी ग्रेचुइटी का जैसे 20 लाख रुपए मिलता है या लीव एकोमोडेशन का, ये अमाउंट तो मुझे 50 लाख ऐसे ही पड़ा है, जिसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं इस पे कुछ ग्रोथ ले लूंगा, कुछ पेंशन मिलेगी, और मैं घर में जाके कुछ भी काम कर लूंगा। तो मेरा ब्रेक इवन आया था तकरीबन 30-40 हज़ार का। कि उतना ही डिफरेंस आता था, क्योंकि टैक्स भी ज़्यादा पे करता हूँ। तो मेरा तो एक मोटा मोटा कैलकुलेशन था कि भाई वो 40-50 हज़ार का कुछ काम कर लेंगे, और वो पैसे में तो ब्रेक आउट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, मैंने देखा कि मेरे जो भी पीयर्स हैं या गाँव में जो भी यार दोस्त हैं, उनसे तो मैं वैसे भी बेटर हूँ। क्योंकि जमीन जायदाद तो है ही, जो जितनी है उनके हिस्से में मेरे में भी है, और मुझे तो ये 60-70 हज़ार की पेंशन मिलेगी। तो वो हो गया। दूसरा, घर है तो तुम्हारे लिए एक घर हो गया था, तो उसमें घर में रह के तुम पढ़ लोगे। और सबसे ज़्यादा भरोसा तो वहाँ से आया था कि जब आप 8th या 10th, छोटे वाला 7th 8th में था, तुम 10th में थे, कि भाई कुछ कर लेंगे, लगने लगा है कि बच्चे पढ़ लेंगे, तो क्यों ना अभी स्टेबल रह के इनको पढ़ा लें, है ना? तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। घर तो चली जाएगा, क्योंकि हमारी नीड्स तो बेसिक ही हैं। तो अच्छा, अब जब आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है, आपकी कोई और फाइनेंशियल गोल्स है इन फ्यूचर, या कुछ और जिसके लिए आप एम कर रहे हो अभी? देखो, टेक्निकली तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। अपनी लोन्स लाइबिलिटीज वाला वो नहीं है, क्योंकि आपकी एजुकेशन भी अभी तो फंड तुम्हारे पास ही है। तुम्हारे पास एक्सेस है, हालांकि कंट्रोल नहीं है, बट देख तो लेते ही हो। तो उसमें देखा होगा, तेरी एजुकेशन भी फंड हो गई है उसी से, और तेरा फंड भी बढ़ गया है ना? सेम छोटे वाले का भी, उद्यन का भी, उसके पास भी एडुकेट फंड है, राधा तेरे से ज़्यादा है। तूने तो पिछले 2-3 साल में खर्च भी कर लिया। तो लेकिन टेक्निकली तो हो गया है, लेकिन ये दिल मांगे मोर है। अच्छा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ये वाला तो खत्म हो गया। अभी दूसरा एम है कि थोड़ी दुनिया देख ले। अभी पिछले साल 2 कंट्रीज गया भी हूँ, और हर साल 2 कंट्रीज का कम से कम एम है, एक ईस्टवर्ड एक वेस्टवर्ड। वहाँ से क्या मिलता है? एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारी यहाँ पे सोच तो खत्म हो गई। वहाँ पे जैसे हम दुबई गए, तो वहाँ पे लगा कि नहीं यार, लाइफ इज बियॉन्ड दिस ऑल्सो। एग्जैक्टली। तो एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरी तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो गई। जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, या कोई भी घर में भी गांव में भी काम करते हैं,
कि लेट मी डू समथिंग टू दी माई फौजी फ्रेटर्निटी एंड टू द फ्रेटर्निटी वेयर आई वाज बोर्न। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे लोगों की मदद कर रहा हूँ कि उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो, उनकी फ्रीडम अचीव हो, और गांव में एक ट्रस्ट भी बना रहे हैं। और तुमने देखा ही है, गांव जाते हैं तो वहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ भी है कि लोगों को और को भी इनेबल करें कि वो कर ले। और अपना ये है कि भाई हो गया, तुम सारा कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे थ्रू, क्योंकि तुम्हारी अभी जॉब लग गई है, दूसरा इंजीनियरिंग कर रहा है, एंड मेजर तुम वहाँ से आता है। ओके, ठीक है। और बाकी हेल्थ ठीक रखनी है और देखनी है दुनिया, एंड दूसरों की थोड़ी समाज सेवा एंड थोड़ा सा उनकी भी मदद करना है जहाँ तक हो सकता है। ओके, तो अब मेरा आखिरी क्वेश्चन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो वो ये है कि अगर आज के टाइम पे आपका 20 से 30 इयर्स ओल्ड सेल्फ होता, या मेरे जैसा कोई यंगस्टर जो इस वीडियो को देख रहा है, वो अगर इस वीडियो को सुन रहा होता, तो आप उसको एक पर्सनल लाइफ में या फाइनेंशियल टिप क्या देना चाहोगे जो उसको फॉलो करना चाहिए ताकि वो एक थोड़ा स्टेबल रहे? ओके, सबसे पहले तो देखो वो बजटिंग रूल है 50-30-20। अगर आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो 50,000 में अपना घर चलाइए। 20 आप कम से कम रिटायरमेंट के लिए रखिए। रिटायरमेंट मतलब कि उस रिटायरमेंट से पहले टच नहीं करना उसको, और लाइफ भी जीनी है। ठीक है, तो 30% जो है आपका लाइफस्टाइल या उसमें घूमने फिरने या उसमें जाना चाहिए। ठीक है, तो लाइफ भी जीनी है, ओल्ड एज के लिए भी बचाना है, और जिंदगी तो चलानी है। ठीक है, ओके, ये हो गया। दूसरा है, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ज़्यादा हॉट स्टॉक्स को, हॉट इन्वेस्टमेंट को चेज ना करो। ठीक है, ठीक है। आपको लगता है कि इसमें करके डबल हो गया या यहाँ नहीं किया तो मैं मिस हो गया। 15% का आप एक एनुअल रिटर्न सस्टेनेबल एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर वो सस्टेनेबल नहीं होता। ओके, और 15% आपको एक एक्टिवली, देखो नॉर्मली बाय एंड फॉरगेट से तो नहीं मिलेगा कहीं भी, लेकिन एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो में आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू भी मिल जाएगा। तो 15 से ऊपर की एक्सपेक्टेशन ना रखें तो बेटर होगा, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है। अभी 15 तुम्हें कम लगेगा, लेकिन एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। हम में से किसी ने भी 15% से ज्यादा अपनी एसेट्स पे ग्रो नहीं किया है। ओके, 1-2 साल की बात नहीं करें, मैं 1 या 2 डिकेड्स की बात करूँ। मैं एक मोटा एग्जांपल देता हूँ। 73 बोर्न है, 1980 तक हमें मोटी मोटी चीजें थोड़ी बहुत समझ में आने लगी थी। अगर 1980 से अब तक 44-45 ईयर्स हो गए, हम सब के पास, मैं पीयर्स की बात करूँ तो आर्मी ऑफिसर्स के पास, हम सब डिसेंट फैमिली से आते हैं, हम सब के पास एक घर था। और जब एक घर होता है किसी के पास, उसके पास कुछ बाकी एसेट्स भी होती हैं। तो एक घर उस टाइम पे अच्छे से सिटी में या अच्छे से मोहल्ले में 5 लाख का तो आता था। 3 से 5 लाख के घर होते थे उस टाइम। ठीक है ना। और 5 की आपकी और एसेट्स मान लो आपके घर में थे, जो आज आपकी हैं। अगर मेरे पेरेंट्स ने या मैंने उस टाइम पे वो 10 लाख की एसेट को कुल 15% पे ग्रो किया होता, तो 45 ईयर्स में तो कम से कम वो 500 गुना बढ़ गया होता। तो 10 लाख के आज हो गए होते आपके 51 करोड़ की मेरी या हम सब की वैल्यू होती। तो हमने हॉट इन्वेस्टमेंट या हॉट टिप्स या कुछ ऐसे दाएं बाएं हाथ तो मारे, लेकिन हम में से अगर चारों तरफ देखें तो 50 करोड़ का किसका आज के दिन नेटवर्थ है? ज्यादा लोगों का नहीं है। तो हमें वैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम हमें क्या पड़ोसियों को भी मिल गई होती 50 करोड़ में। तो 15% इन दी लॉन्ग रन इज ए वेरी गुड रिटर्न। ओके, तो 12 से 15 ही ले लो, तो आप लॉन्ग टर्म में सबसे आगे निकल जाओगे। क्योंकि आज के दिन 50 करोड़ वाला टॉप 1% से भी ऊपर है। तो आप वैसे ही निकल जाओ। तो कुछ नहीं करना, अपने कैरियर पे ध्यान दो, अपने जो आप काम कर सकते हो उस पे ध्यान दो, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। और जो इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, अगर आप कंसिस्टेंटली कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी प्रोफेशनल को हैंडल कर लो। वो आपको 12 से 15% रिटर्न अगर दे देता है कंसिस्टेंटली, तो दैट कैन बी दी बेस्ट रिटर्न। ओके, उस टाइम पे तो हम तो जमीन वमीन में जैसे फादर के थ्रू इन्वेस्ट करते थे। आज के दिन इट इज टाइम फॉर ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो डिजिटल या ऑनलाइन मोड में रखो, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। ओके, तो अच्छा बिफोर एंडिंग है ना, मेरे को एक स्मॉल टॉपिक पूछना था। जैसे आप पहले, मैंने जब हर्षद मेहता ये सब देखा उस टाइम तो स्टॉक्स को ऑफलाइन खरीदना पड़ता था, तो आपने म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदे थे सबसे पहले? तो मैंने बोला ना 2000 के बाद खरीदे,
तो उस टाइम पे डीमैट अकाउंट आने लग गए थे, 2003 के आसपास मेरा डीमैट अकाउंट था। हाँ। तो उस टाइम तो डीमैट में तो स्टॉक्स आ जाते थे। हाँ। म्यूचुअल फंड्स के लिए तो एएमसी के ऑफिस होते थे। हाँ। तो सिटी में तो वहाँ जाते थे। जब एक पहली बार तो मैं गया तो उस टाइम पे उनका ऑफिस क्लोज हो गया था, मैं तो ऑफिस से बाद ही जाऊँगा 4-5 बजे, तब तक बंद हो गया। तो फिर अगली बार गए एंड उनका फॉर्म लेके आए, फिजिकल फॉर्म दिया, ऐसे लिया था। Okay, got it. So I hope this video was very informative to all the persons seeing this video. And मुझे तो काफ़ी पर्सनली सीखने को मिला कि पा के लाइफ चैलेंजेस एंड वो सब क्या था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। टिल देन, stay smart with your money. Bye bye. Thank you. And these were my experiences. I hope it does help you all in deciding your financial aspects and the goals in life. Happy investing and be financially free as soon as possible.